नमस्कार मित्रों आज हम लोग चंद्रमा के 12 भावों में क्या फल होते हैं उस पर विचार करेंगे। इससे पहले चंद्रमा का कारकत्व वगैरह जान लेना अति आवश्यक है। वो मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है डिटेल में कि चंद्रमा का आख्यान से, शास्त्रों के आख्यान से लेके उसके पूरे फल, उसका गुण क्या होता है। अगर वो वीडियो पहले देख ले तो ज़्यादा बेटर होगी समझने में, या इसके बाद भी उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लें। नहीं तो फिर सिर्फ 12 राशियों से ही आदमी भयाक्रांत हो सकता है। कोई चीज़ जैसे अगर कह दे कि छठे, 8वें, 12वें में चंद्रमा नेगेटिव होता है, तीसरे में भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, तो एक बार सुन के भयाक्रांत नहीं होना है। उसके गुण के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार जो है वो तभी फल मिल पाता है। अन्य ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में ही कुंडली का विचार करते हैं। इसलिए मैं पहले चंद्रमा को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि जैसे बच्चों के लिए अगर देखते हैं, अगर 8वें का चंद्रमा है तो कह देते हैं कि बचेगा नहीं, और इस तरीके की चीज़ें हैं। छठे का भी चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो वैसी बातें अभी आएंगी सामने, लेकिन बिल्कुल वो डरने वाली बात नहीं है जब तक कुंडली में और ग्रह जो है वो खराब ना हो। बालारिष्ट वगैरह जो योग होते हैं, अल्पायु में ही, बचपन में ही मृत्यु के जो योग बन जाते हैं कुंडली में, उस योग के लिए चंद्रमा का कमज़ोर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अगर बृहस्पति लग्न में बैठा है, लग्न को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, नवमांश कुंडली में भी अगर बृहस्पति लग्न में या सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम में बैठेगा तो लग्न को देखेगा, लग्न में बैठा है, तो इन सब योगों को, बुरे प्रभावों को वो काट देता है। तो बिल्कुल से कुछ भी नेगेटिव बात सुनकर बिल्कुल से ये नहीं हो जाना है कि भाई कि कुंडली तो खराब ही हो गई है। ठीक है, तो आरंभ करते हैं पहले भाव से। चंद्रमा अपने आप में लग्न रूप है, धन रूप है ये। अब चंद्रमा अगर सशक्त है तो ये जो है स्वाभाविक रूप से एक लग्न को ही स्ट्रांग कर देता है। लग्न से तो कुंडली देखते हैं, चंद्र से भी देखते हैं। तो चंद्रमा जिस जगह हमारा बैठ जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कौन से भाव में बैठा है इसको देखें तो मुख्य रूप से तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, इसको लेकर चंद्रमा की नेगेटिव ज़्यादा प्रेडिक्शन है। और बाद बाकी जो घर है, लग्न से लेके दूसरा, चौथा, 5वां, यहाँ पे शुभ प्रभाव रखता है। अलग अलग में अलग अलग शुभ प्रभाव रखता है, लेकिन और भी चीज़ों को मिलाकर हम कुंडली को देखते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो उसके गुण है जल्दी चंचलता। चंद्रमा कांति युक्त होता है, सुंदर प्लैनेट अगर शुभ प्रभाव में है। तो अगर लग्न में बैठ जाएगा तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक हो जाएगी। तो पहले तो कुंडली को ही बल मिल जाएगा कि जो शुभ या अशुभ घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है वो होकर ही रहेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली भी वही है और चंद्र कुंडली भी वही है। ये चिरंजीवी बनाता है। जैसे छठे, 8वें, 12वें में अगर आपके स्वास्थ्य को, आयु को हानि पहुंचा रहा है तो बिल्कुल उससे इतर अगर लग्न में बैठ गया तो आयु के लिए चंद्रमा बहुत ही अच्छा हो गया है। ये चिरंजीवी बना रहा है, बीमारी वगैरह जो है उससे आपको बचा रहा है। अगर चंद्रमा सशक्त अगर लग्न में बैठा हुआ है तो पक्ष बली है तो और भी मजबूत स्थिति है। कांति युक्त बना रहा है, सुंदर पत्नी वाली, धार्मिक व्यक्ति को बनाता है, परोपकारी, उदार बनाता है। चंद्रमा के जो गुण है वो सब आपके भीतर वो विकसित कर देगा, धनवान बनाएगा, धन रूप है अपने आप में। लेकिन अगर चंद्रमा खराब इफेक्ट में है, बुरे प्रभाव में है, तो ये चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ नेत्र रोगी बना सकता है, क्योंकि नेत्र का भी ज्योति का ये कारक है। चंद्रमा अगर इस जगह पर बैठा हुआ है पाप प्रभाव में, अगर मेष राशि, शास्त्रकार तो मानते मेष, वृष और कर्क राशि, कर्क उसकी स्व राशि है, वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। मेष काल पुरुष की पहला लग्न ही है, तो वो काफ़ी उसको अच्छा मानते हैं। तो अगर इन सब जगह पर है तो बहुत ही अच्छा। इससे इतर तो कई जगह बहुत ही नेगेटिव भविष्यवाणी है कि जो है मूर्ख होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, इस तरीके की भविष्यवाणी, पागल होगा। तो ये सब इतना नेगेटिव नहीं जाना। लेकिन ये बात है कि चंद्रमा कमज़ोर हो गया तो एक बहुत ही नकारात्मक चीज़ ये हो गई कि मन से वो कमज़ोर हो जाएगा। मेंटल लेवल पे माँ का कारक है कि माँ को नुकसान पहुंचा सकता है, मानसिक अशांति फैला सकता है। तो ये बात है कि लग्न में बैठकर जितना ही वो लग्न को स्ट्रांग कर रहा है, अगर वो पापी प्रभाव में है तो उतना ही वो नुकसानदायक हो जाएगा। वो धन के लिए भी, पत्नी के लिए भी, सांसारिक सुखों के लिए भी वो कामुक लंपट बना सकता है। अगर चंद्रमा पापी इफेक्ट में, चंद्रमा राहु अगर साथ में बैठ गया, नीच का चंद्रमा है, राहु के साथ में बैठ गया, शनि के साथ विषयोग बना दिया, तो ये सब नकारात्मक प्रभाव भी उसके बढ़ जाएंगे लग्न में। जितना शुभ उतना ही अशुभ हो सकता है। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। एक्चुअली जो अर्थ ये प्रायः जो होती है, हर लग्न से दूसरे भाव में अलग अलग राशि बैठेगी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रेडिक्शन अलग अलग होंगी। हम लोग मोटा मोटा जब बात करते हैं
और शास्त्रकारों ने भी जब लिखा है तो काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रख के लिखा हुआ, मैंने मेष लगन को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लिखा गया है। अब ये काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव में वृषभ राशि पड़ जाएगी, और वृषभ राशि जो है चंद्रमा वहाँ उच्च का होता है एक तरह से देखें तो वृषभ राशि दूसरी नंबर राशि है, दूसरा मुख का है, तो ये जो है धारा प्रवाह बोलने वाला हो जाएगा। मुख चेहरा जो है उसका कांति युक्त सुंदर चेहरा देगा उसको, वो कांति युक्त चेहरा उसका हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो आरंभिक विद्या वगैरह के लिए तो विद्यावान बना देगा। कवि साहित्य लालित्य कविता के लिए भी वाणी अच्छी चाहिए तो वाणी अच्छा कर देगा, दूसरे भाव से संबंधित। खाने पीने का शौकीन, आमोद प्रमोद का शौकीन, दूसरा घर जो है भोजन वगैरह भोज्य पदार्थ के लिए, तो चंद्रमा वहाँ बैठा तो उसके लिए भी शुभ कर देगा। वो धनी बना देगा, दूसरा घर धन बैंक बैलेंस फाइनेंस का है तो उसके लिए चंद्रमा एक तरह से उच्च का भाव, वो जो फील है वहाँ पर कि, लेकिन अगर ये पापी प्रभाव में होगा तो दूसरे असर होंगे। ये एक मोटा मोटा जो पॉजिटिव दूसरे में अच्छा माना जाता है। बहन बेटियों पर धन व्यय करने वाला हो, खर्च करने वाला होगा। जो पहले गृहस्थी अपने बहन बेटियों पर ज़्यादा, आजकल तो लोग कृपण होते जा रहे हैं, लेकिन अपने बहन बेटियों के लिए परिवार के लिए जो करने वाले हैं वो चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा अच्छे चंद्रमा वाला ही हृदय से खर्च करता है। परिवार को बहुत प्यार से, दूसरा घर परिवार का भी है तो परिवार को पालन पोषण अच्छे से वो करेगा। दूसरे में अगर शुभ प्रभाव में चंद्रमा इस जगह पर है तब, और खराब इफेक्ट में अगर होगा तो स्वाभाविक बात है कि नेत्र रोगी बना सकता है, मारक भाव तो है ही, तो फिर दूसरी समस्या इसको आ सकती है। जब शुभ प्रभाव में होगा तो ज़्यादा बेटर कंडीशन है कि दूसरा घर बहुत ही अच्छा है, धन के लिए, वाणी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, सुंदर पत्नी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा का जो कारकत्व है वो आपको फल वहाँ मिलेगा। तीसरा घर थोड़ा सा वो नेगेटिव है। तीसरा घर जो है वहाँ पे वो अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो सहोदर भाई बहनों की संख्या वृद्धि कर देगा। बहुत भाई बहन जो होंगे, स्पेशली बहनों की संख्या ज़्यादा होगी। शास्त्रकार तो कहते हैं कि 2 भाई और 3 बहन होंगे, लेकिन अब उतनी संतान कहाँ होती हैं। और सहोदर भाई बहनों को ये पालन पोषण पे खर्च करने वाला होगा, उनका पालन पोषण करने वाला होगा, इस तरीके का है। लेकिन धन ही अधिक नहीं होगा, घुमंतु प्रवृत्ति का होगा, घुमक्कर। तीसरा घर यात्राओं का है तो घुमंतु प्रवृत्ति का घुमक्कर होगा, यात्राओं के अवसर उसको प्राप्त होंगे। हाँ, तीसरा घर जो है काल पुरुष की कुंडली का जो है मिथुन राशि वहाँ पड़ती है, लेखन का भाव है, तो लेखन अध्ययनशीलता इन सब चीज़ों के लिए वो सकारात्मक है उस जगह पर बैठा हुआ। लेकिन वो थोड़ा रोगी बनाता है। तीसरे घर का थोड़ा साहसी भी बनाएगा, पराक्रम भाव है तो थोड़ा साहस देगा, लेकिन वो रोगी बनाता है। विशेष करके अगर हम देखें तो वो जो है बवासीर जैसे रोग हैं, इस प्रकार के जो रोग हैं, और स्वाभाविक वो नेत्र का कारक है तो नेत्र के लिए तो हमेशा है, अगर जरा भी बुरे इफेक्ट में होगा तो नेत्र से संबंधित वो रोग दे देता है। और क्षय रोग वगैरह जो है इन सब चीज़ों के लिए वो ठीक नहीं है। तीसरे घर में बैठा हुआ जो है वो रोगी थोड़ा सा बनाता है, उसके लिए ठीक नहीं, घुमक्कर प्रवृत्ति है। उसके बाद हम चौथे घर पे आते हैं। चौथा घर में बड़ा ही शुभ प्रभाव है। चौथा घर में उसके काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव ही हो जाता है वो, तो कर्क राशि वहाँ पड़ रही है एक तरह से अगर देखें तो वो बहुत ही शुभ हो जाता है। गाड़ी घोड़ा वाहन जो कुछ भी, हाथी घोड़ा, उस समय जो पूरा पहले के समय में कहते थे, वो सारे सुख व्यक्ति को, आमोद प्रमोद, भोजन का शौकीन, इन सब चीज़ों का लोकप्रिय हो जाता है, जनता उसको चाहती है। ये इन सब चीज़ों के लिए वो माता का सुख भी उसको मिलता है, माता के सुख के लिए भी अच्छा है, और माता के सुख के लिए इतना स्ट्रांग है कि अगर अपनी माँ न भी हो, क्योंकि चौथे का जो जिस कारक माँ का कारक है उसी भाव में बैठने की वजह से शास्त्रकारों ने कहा है कि माँ को अल्पायु देता है। अपनी माँ न भी हो तो चूंकि शुभ प्रभाव की वजह से वो धाय माँ या जिसने भी पालन पोषण किया है उसका सुख मिल जाएगा, माँ का प्यार उसे मिल जाएगा। ये इसके शुभ प्रभाव की वजह से, जल कर्क राशि होने की वजह से शायद इसलिए वजह कहा कि जो है वो जलयान वगैरह पे जो है नौ परिवहन ये सब में वो इंटरेस्ट लेगा, इस तरफ उन्मुख होगा। सरकारी नौकरी वगैरह के लिए भी इसको काफ़ी अच्छा माना गया है। वो दिग्बली हो जाता है ना, रात्रि का जन्म हुआ, मतलब रात्रि का जन्म, रात्रि पथ जो मैं सूर्य में ही बताया था कि बाएं तरफ ये जो सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, तो ये चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है। तो चौथा घर अगर देखें तो इन सब दृष्टियों से काफ़ी अच्छा है। चौथा घर बहुत ही शुभ स्थान है, बहुत ही, इसमें बहुत सारे अच्छी बातें ही चौथे भाव के बारे में, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, हर सुख, हर प्रकार का सुख जो है वो उसको प्राप्त होगा यहाँ पर। पंचम भाव संतान का भाव है, इंटेलिजेंस का भाव है, तो अगर शुभ प्रभाव में है तो उसकी वृद्धि कर देगा वो। संतान ज़्यादातर स्त्री संतान जो है वो देता है। धार्मिक पत्नी देगा,
सुंदर पत्नी देगा, पत्नी में अनुरक्त रहेगा, प्रेम करने वाली पत्नी रहेंगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई। 2 पत्नी की बात की गई है, और पता नहीं 2 पत्नी उस समय हो सकता है कि उस समय उसको अच्छा माना जाता हो, कई पत्नियों का समय। आज के समय में तो 2 पत्नी ठीक नहीं भी, सप्तम भाव वाला मैं समझाऊंगा कि 2 पत्नी नुकसानदायक भी हो सकता है, ये जो प्रेडिक्शन है। तो इन सब चीज़ों के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, उन ट्यूशन के लिए 5वां घर जो है उसके लिए काफ़ी वो अच्छा हो जाता है, आमोद प्रमोद जो है उन सब चीज़ों के लिए। हाँ, चौथा में सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी पद के लिए ठीक था, लेकिन पंचम और 11वां ये बहुत महत्वपूर्ण, मंत्री पद, राजनीतिक पद, इन सब पद की प्राप्ति के लिए ये घर जो है काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो 5वां घर में चंद्रमा जो है ये इफेक्ट रखता है कि बड़े पद दिलाने के लिए बहुत ही वो अच्छा बना पड़ा हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा बना पड़ा हुआ है। छठा घर जो है वो खराब उसको मानते हैं कि छठे घर में अगर वो है तो वो बीमारी देता है, अल्पायु देता है, इस तरीके की चीज़ें हैं कि काफ़ी ख़राब चीज़ है। छठे घर से संबंधित जो है वेश्याओं में अनुरक्त करता है, विधवाओं में, वेश्याओं नहीं, विधवा स्त्रियों में अनुरक्त बनाता है, और ऐसे यौन इच्छा भी उनकी कम होती है छठे से संबंधित होने की वजह से। खिन्न मन होगा। अगर स्पेशली राहु या केतु के साथ हो गया तो शत्रु बड़े खतरनाक मिल जाएंगे, ये एक स्थिति उसकी बन जाएगी। छठे घर में चंद्रमा जो एक सॉफ्ट प्लैनेट राहु केतु के साथ और भी बुरी स्थिति में चला गया तो छठा घर आयु के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो अच्छा नहीं है, ना स्त्री सुख के लिए अच्छा है। वैवाहिक दंपति जीवन में ये सब सुखों के लिए भी जो है छठे घर का जो चंद्रमा है वो अच्छा नहीं है। और लेकिन छठे घर का चंद्रमा परोपकार अगर करना हो, छठे घर का चंद्रमा जो है वो परोपकारी बना देता है दूसरों के काम के लिए, चैरिटी वर्क। 12वें घर को देख रहे हैं यहाँ से बैठकर वो, तो चैरिटी वर्क जो करना है उसको, दीन बंधु जो है उस प्रकार का, लोगों के काम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, समाज सेवा के लिए तत्पर रहेगा। तो दूसरों के लिए जो है ना वो ज़्यादा बेटर है छठा घर, खुद के लिए उतना अच्छा नहीं है छठा घर जो है। इसके बाद 7वां घर जो है, 7वां घर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव रखता है चौथे की तरह ही, बस यहाँ नेगेटिव माँ के लिए थोड़ा सा क्या है कि चौथे से चौथा होने के लिए माँ के लिए, माँ को के लिए थोड़ा सा ये ठीक भाव नहीं रहेगा उनकी हेल्थ को लेकर या दूसरी चीज़ों के लेकर। बाद बाकी यहाँ पर भी धन संपत्ति वैभव, लग्न को देख रहा है तो हर चीज़ देगा, चिरंजीवी बनाएगा। चंद्रमा अगर छठे, 8वें, 12वें, तीसरे में नहीं गया है तो स्ट्रांग है। और पक्ष बली अगर सूर्य के नज़दीक ना आ गया हो, अस्त ना हो गया हो तो चंद्रमा बलवान है, पापी ग्रहों के साथ ना हो। अगर पापी ग्रहों के साथ होगा तो सप्तम में भी नेगेटिव असर देगा, लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो बहुत ही अच्छा, पत्नी का प्रिय होगा। और लग्न को देख रहा है तो लग्न को बहुत बली बना देगा। एक शुभ ग्रह चंद्रमा अगर लग्न को देख रहा है तो उसको बलवान बना देता है। मेधावी, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ जो है जो चौथे मिल रहा वो सब चीज़ आमोद प्रमोद की चीज़ें मिल रही हैं। 2 पत्नियों की बात यहाँ पर भी कही गई है। अनेक स्त्रियों से यौन संबंध बनवा देता है सप्तम का चंद्रमा जो है। तो 2 पत्नियाँ तो आज के समय में ये भी हो सकता है कि एक के प्राणांत होने के बाद दूसरा मिले, ये नेगेटिव असर भी हो सकता है। मारक जगह पर बैठा हुआ है तो कुछ अगर पापी प्रभाव में होगा तो गलत भी इफेक्ट जा सकते हैं। और मल्टीपल रिलेशन तो दिखा ही रहे हैं एक तरह से। और अगर इस चंद्रमा का सप्तम में बैठना विदेशों से भी व्यापार करके धनार्जन के लिए ये शुभ संकेत है इस जगह पर बैठना। और लोकप्रिय वगैरह तो बनाते हैं, चौथा 7वां अगर एक्टिव हो तो लोग, जनता वगैरह को उसको चाहने लगते हैं, तो वो एक तो बहुत ही अच्छा बनाता है इस जगह पर जो है। 2 पत्नी वाला जो है पॉजिटिव दृष्टि से पहले होती हो, आज के समय में नेगेटिव हो सकता है, कलह का कारण बन सकता है अगर पापी इफेक्ट में और कुछ भी इस तरीके का है तो। फिर अष्टम भाव भी बहुत अनिष्ट स्थान है। या अल्पायु, कम उम्र में मृत्यु देता है, या फिर रोगी बनाता है, लंबी बीमारियां बना देता है ये। और इस जगह पर जो है वो कहते हैं पापाचारी, अनाचारी बना देगा। अष्टम भाव में जो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है उन सब चीज़ों के लिए अगर वीक है तो डिसीजन मेकिंग जो है ना उसमें भी कमी ला देता है। सोचने समझने की जो क्षमता है चंद्रमा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। माँ के लिए भी अच्छा नहीं है, माँ के संबंधों के लिए, क्योंकि अब चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में चला गया तो माँ के लिए भी अच्छा नहीं है ये। इसके साथ ही अगर किसी स्त्री का इस जगह पर अगर चला गया है चंद्रमा स्त्री की कुंडली में तो उसको जो है योनि से संबंधित रोग देता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्तांग है। वक्ष से संबंधित रोग उसको हो सकते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव जो है कर्क राशि एक तरह से अगर पड़ता है तो वो भी हृदय जो है, सीना जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और वो अष्टम से संबंध अगर दिखा रहा है
तो इस प्रकार का रोग देता है। हालांकि हर लग्न के लिए अलग अलग चीज़ें कॉम्बिनेशन बन जाएगी। मैंने कहा कि काल पुरुष की दृष्टि से ही चीज़ें ये प्रिडिक्ट की गई हैं, तो ये सामान्य जानकारी है। पूरी कुंडली में डिटेल जाने के बाद ही चीज़ें दूसरी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। सामान्यतः अष्टम भाव का चंद्रमा जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ें जो हैं अगर स्ट्रांग होंगी तो ही आयु के लिए अच्छा है, नहीं तो ये अगर मान लीजिए इस जगह पर बैठा हो, गंडमूल में भी चला गया हो, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं अष्टम का चंद्रमा वगैरह। हाँ, अगर उच्च का है, स्वराशि में बैठा है, शुभ प्रभाव में है, तब इसको हम ठीक मान सकते हैं। इसके बाद नवम भाव अध्ययनशील बनाता है, धार्मिक कृत्य करवाता है, बहुत ही शुभ है धार्मिक करने के लिए। इसी प्रकार के धार्मिक संस्थाओं के निर्माण के लिए काफ़ी अच्छा है। यात्राओं के लिए भी ये भी जो है तीसरे घर को देख रहा है। नौवा भी जो लंबी यात्राओं के लिए होता है, तो यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा है। धर्म से संबंधित चीज़ों में वो बहुत रुचि लेता है, उससे संबंधित कामों को करने के लिए भी इस जगह पर चंद्रमा का होना काफ़ी अच्छा है। यहाँ अगर नेगेटिव अगर बात करें तो अगर पापी प्रभाव में होगा तो माता पिता का जो है कम समय में उनसे वंचित कर देता है थोड़ा सा। उसके पीछे वजह होगा कि चौथे भाव से ये छठे में आ जा रहा है, शायद ये कारण रहा हो कि माता के लिए उस तरीके का कह रहे हैं, माता पिता के लिए थोड़ा सा वो। नहीं तो नौवें घर का जो है अनेक संतान देता है, पुत्र, ये सब के लिए भी नौवा भाव बहुत ही अच्छा है। नौवा भाव धर्म के भाव में चंद्रमा आ गया तो पंचम भाव, नौवा भाव, लग्न, ये सब तो अच्छा है ही। तो नवम भाव में भी चंद्रमा बहुत ही शुभ है। इसके बाद दसम भाव तो इतना महत्वपूर्ण है कि जो साउथ इंडिया में, जो यहाँ हम लोग उत्तर भारत के हैं, वो तो गंगा के किनारे ही बसते हैं, तो उनके लिए गंगा स्नान उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है कि वो रेगुलर जाके उसी में नहाते हैं। दक्षिण भारत के लोग जिनके लिए कभी कभी अवसर की बात होती है कि वर्षों में हम जो है गंगा स्नान करेंगे, उनकी दृष्टि से देखिए तो उनके जब शुभ प्रभाव होते हैं, दसम में चंद्रमा होता है, तो कहते हैं गंगा स्नान का शुभ योग बन पड़ा है। तो 10वें का चंद्रमा प्रभावशाली बनाता है, साहसी बनाता है, योद्धा बनाता है, बहादुर बनाता है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वो कार्य को किसी भी कार्य को संपन्न करने की उसमें क्षमता देता है। माता से धन संपत्ति वैभव मिलता है। चतुर्थ भाव को यहाँ से बैठकर देख रहा है, माँ से जो है उसको सब कुछ धन संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह मिलने के योग बनाता है वहाँ पे। बस है कि थोड़ा सा जो उसके काम है, सरकारी पद वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन काम जो है वो क्या है, चेंज हो सकते हैं। चंद्रमा एक चंचल प्लैनेट है, 10वें घर में बैठा है, तो काम में बदलाव हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। चेंज को अगर छोड़ दिया जाए, अगर कोई चाहता है कि स्थिर रहना है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर चेंजेबल जॉब है या उस पीरियड में ट्रांसफ़र वगैरह हो सकती है, तो 10वें का ये है प्रभाव। नहीं तो बाद बाकी उस जगह पर बैठा हुआ अनेक संतान देता है, तो इन सब चीज़ें बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह में, धार्मिक ट्रस्ट वगैरह में जो है उसमें भी ये जुड़ के काम कर सकता है। 9वां घर धार्मिक संस्थान वगैरह बनाने के लिए प्रवृत्त करता है। 10वां घर उसमें ट्रस्टी वगैरह उसमें जुड़ के काम करने का जो है वो टेंडेंसी देता है। 11वां घर जो है कम प्रयास में अधिक सफलता वाली बात जो होती है वो है, बड़े बड़े लोगों से अप्रोच करवा देता है। 11वां घर मित्र बहुत सारे बनाता है, स्त्रियों से सहयोग, चंद्रमा खुद एक फीमेल प्लैनेट है, तो 11वां घर बड़े बड़े स्त्रियों से भी जो है पद पर बैठी हुई है, उनसे सहयोग मिलता है, जीवन में सफलता मिलती है, अनेक पुत्र वगैरह के योग बनाते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि पुत्री संतान ही ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जैसे पंचम में कहें कि अनेक पुत्रों के बाद एक पुत्री होती है, पंचम का जो प्रेडिक्शन कहते हैं, क्योंकि स्त्री प्लैनेट है, पंचम में बैठेगा संतान के घर में, तो अनेक पुत्रों के बाद एक पुत्र जो है उसका योग बनाता है। तो 11वें में भी बैठकर वो पंचम भाव को देख रहा होता है, स्त्री ग्रह देख रहा होता है। तो दूसरे अगर मेल प्लैनेट नहीं देख रहे हैं या उनका प्रभाव नहीं है तो स्वाभाविक है स्त्री संतान ही ज़्यादा होगी। लेकिन अब अनेक संतानों की बात कही गई, पुत्र भी पुत्रियां भी 11वें में जो है। उसके बाद 5वां में जैसे मंत्री पद की बात हो रही थी, बड़े पद की बात हो रही थी, वैसे ही 11वें घर में बड़े पद देता है, राजनीतिक पद देता है। उसके लिए 11वां घर बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा घर है। जिस तरीके से चौथा है, 7वां है, 5वां, वैसे 10वां 11वां ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां और 11वां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर इस जगह चंद्रमा है तो। और जो वो संतान होगी उससे बड़ा संभावना है कि एक बड़ी बहन होगी और उसके बाद ये होगा। और भाई बहनों में ये सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होगा, लेकिन इससे ऊपर एक स्त्री संतान होगी, मतलब एक बड़ी बहन दीदी के बाद ये होगा, उसके बाद ही दूसरे भाई बहन होंगे। ये पहले के समय जब शास्त्र लिखे गए थे तब की बातें हैं, अभी तो अधिक संतान हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर इस तरीके की कई चीज़ों को बहुत परिमार्जित करके उस पर विचार करना होगा, नहीं तो प्रेडिक्शन गलत चली जाएंगी। लेकिन कुल मिला के 11वां घर जो है
बहुत ही शुभ है। यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। आयु के लिए भी लंबी चिरंजीवी, चंद्रमा अगर शुभ है तो ये एक अपने आप में आयु कारक बना देता है। इसके बाद 12वां घर, 12वां घर अष्टम की तरह तो बहुत बुरा नहीं, अष्टम सबसे बुरा है अगर हम समझे तो, फिर छठा फिर 12वां, ऐसे समझिए, सबसे बुरा 8वां फिर छठा फिर 12वां। 12वां में भी जो है वो आलसी बना देता है, नेत्र रोगी बना सकता है दूसरा घर, और 12वां घर भी नेत्र के लिए है, विकलांग बना सकता है, खिन्न मना बना सकता है अगर चंद्रमा पापी इफेक्ट में है तो। 12वां घर इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं मानते। कमजोर शरीर का, कफ पित्त कफ प्रवृत्ति का जो है उस प्रकार का, सर्दी खांसी जुकाम इस तरीके का बना सकता है वो। दुर्बल काया, छिन्न काया, इस तरीके का 12वां घर जो है वो मृत्यु नहीं दे रहा अष्टम की तरह, लेकिन शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है। 12वें घर का चंद्रमा जो अज्ञात है, अनावश्यक वो डर रहा है किसी बात को लेकर, तो ये सब चीज़ें हैं, फिजूल खर्ची बना देता है 12वें का जो चंद्रमा है। हालांकि अगर पॉजिटिव दृष्टि से अगर देखें तो किसी का अच्छा काम करना हो, मंदिर में धर्म से जुड़े कामों के लिए, धर्म के काम में इसको रुचि रहती है, मंदिर से संबंधित काम में, परोपकार, 12वां घर चैरिटी का है, इन सब चीज़ों में अगर वो की तरफ वो उन्मुख होता है अच्छे काम करने के लिए, मतलब सेल्फ के स्वार्थों की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर परोपकार करना, जो छठे का घर था, दूसरों के लिए अगर करना है उसके लिए बेटर है। तो धार्मिक, धर्म में रुचि, मंदिर में रुचि, और यही परिमार्जन भी है, 12वें के प्लैनेट्स का ही परिमार्जन है कि मंदिरों को दान करें, मंदिर विजिट करें, ये सब जो है ये काफ़ी अच्छा है। उस समय तो कहेंगे परलोक में जाके बस परदेश में जाकर बैठ जाएगा। परलोक की बात इसलिए करूँ कि परलोक की खबरें भी ला सकता है। अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें, सकारात्मक पहलू ये है कि जो बड़े बड़े हीलर तैयार होते हैं उनका 12वें से चंद्रमा का, गुरु का, जो सामान्य दृष्टि से अच्छा नहीं मानते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव होता है कि 12वें में वो इस दुनिया से परे, वो जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वो ठीक हो रहा है। हीलिंग में ही करते हैं ना कि बिल्कुल कल्पना देते हैं कि व्यक्ति जो है वो सकारात्मक, कि वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो गया है, इस तरीके का। दूसरे लोग जो है वो ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए कई कवियों की भी जो कल्पनाशील, क्रिएटिविटी का जिनका काम है, उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अच्छा है। घर से दूर जाके जिसका काम है उसके लिए भी 12वें का जो है चंद्रमा अच्छा है। धर्म कर्म के मामले में वो खर्च करेगा, इन सब चीज़ों के लिए बेटर है वो। माँ के लिए अच्छा स्वाभाविक है कि चौथा भाव का स्वामी अगर वहाँ चला गया तो अच्छा नहीं है। और माँ के लिए छठे में भी आया हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं है, माँ के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, या माँ प्रसन्न नहीं रहेगी। चौथा का स्वामी अगर देखा एक तरह से जाए तो छठे में जा रहा है, और 11वें भाव में भी माँ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। 10वें में अच्छा माना गया है क्योंकि 10वां में जब होगा तो वो चतुर्थ भाव को देखेगा, लेकिन जब वो 11वें भाव में होगा तो चतुर्थ का स्वामी अपने से 8वें भाव में चला जाएगा। तो खुद से 8वें में स्थिति अच्छी नहीं है माँ की आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। और माँ के साथ संबंध खराब करेगा छठा, क्योंकि वो रिपु स्थान है, लड़ाई झगड़ा विवाद परेशानी का स्थान है, तो ऐसी कंडीशन बना पड़ा हुआ है। पंचम में भी अगर पापी प्रभाव में चंद्रमा है तो वो जो है पत्नी का अनुगामी बन जाएगा। पत्नी जो कहेगी, पत्नी की वजह से वो परिवार से अलग हो जाएगा। ये कंडीशन पंचम का भी अगर बुरा असर है तो देता है, जबकि पंचम शुभ भाव है। और अष्टम में अगर है तो उसको तो मानसिक शांति भी नहीं है, वैवाहिक जीवन में भी उसे सुख नहीं मिलेगा, और पत्नी की वजह से, परिजनों से, संबंधियों से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अष्टम का ये बुरा इफेक्ट है। और 12वां अगर किसी को वीतरागी, सन्यासी, एकांकी जीवन जीना हो उसके लिए शुभ है, सामान्य सांसारिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। और अगर किसी को सन्यासी ही बनना हो, उसको हीलर ही तैयार होना हो, अध्यात्म में ही जीवन बिताना हो, मंदिर में ही रहना हो, तो उसके लिए तो बहुत शुभ है। एक दृष्टि से खराब दिख रहा है, दूसरी दृष्टि से वो काफ़ी शुभ है। इसी तरीके से अष्टम सांसारिक दृष्टि से खराब है। अगर किसी को ध्यान साधना की गहनतम जगह पर जाना तो उसके लिए बहुत बेटर है। ओशो रजनीश की कुंडली में 4 प्लेनेट अष्टम भाव में बैठे हुए थे। अष्टम ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय विद्या की जगह, जहाँ दूसरे नहीं जाएंगे वहाँ वो प्रवेश कर जाएगा, ब्रह्म विद्या। लेकिन सांसारिक सुखों के लिए अच्छा नहीं है। सब ओशो रजनीश की तरह ऐसे लेविस लाइफ नहीं जीते हैं, नॉर्मली है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सन्यास। सांसारिक दृष्टि से उनके पास वैभव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। वो दुखी है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सांसारिक दृष्टि से हम उनको दुखी, यति, सन्यासी देख रहे हैं कि वो भिक्षा मांग के जी रहे हो सकते, अपने जीवन में मस्त हो। तो ये कुंडली के परिप्रेक्ष्य में, उस पर्सनालिटी के परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ेगा। एक चीज़ देख के हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये गलत ही है। अष्टम में चंद्रमा वाले कितने लोगों को मैंने बहुत आध्यात्मिक देखा, ध्यान साधना में रुचि वाला देखा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अष्टम दाम्पत्य सुखों के लिए तो अच्छा नहीं है। उन लोगों का दाम्पत्य सुख अच्छा बहुत नहीं देखा है। परिवार से अलगाव भी देखा है ज़्यादातर में,
कि अष्टम के प्रभाव से इस तरीके की हो जाती है, स्पेशली केमद्रुम में हो जाए, सूर्य के नज़दीक हो जाए, तो वो चंद्रमा, विक चंद्रमा जो है वो बुरे इफेक्ट को बढ़ा देती है, और अगर शुभ है तो वो नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं चंद्रमा को 12 भावों में क्या असर है उसको समझा पाया हूँगा, और इसके साथ जो चंद्रमा के ऊपर पूरी वीडियो बना रखा है मैंने, उसको देखें और फिर इसको देखें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और कोई भी प्रिडिक्शन जब तक एक ग्रह को देख के बिल्कुल अपनी कुंडली उठा के नहीं करना चाहिए। जब दूसरे सारे ग्रहों को समझ लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम सिर्फ अभी अकेले एक चंद्रमा कहाँ बैठा है इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि चंद्रमा अकेले कहीं बैठा हो प्लैनेट। पूरी कुंडली में 9 ग्रह बैठे होंगे और उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ध्यान में रखते हुए ही फलादेश हो सकता है। इसीलिए कुछ भी अच्छा देख के बिल्कुल न फूलने की ज़रूरत है और ना ही कोई नकारात्मक चीज़ देख के बिल्कुल से कुंठित भयभीत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे विचार जो मैंने सूर्य पर भी किया वो सिर्फ सूर्य को ध्यान में रख के किया गया है कि और कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ सूर्य ही है। और आज जो बात हो रही है वो सिर्फ चंद्रमा को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि सिर्फ चंद्रमा ही प्लैनेट है और कोई प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता। जब कुंडली आएगी उसमें सारे प्लैनेट होंगे और एक दूसरे से चंद्रमा किसी को प्रभावित कर रहा होगा और किसी से प्रभावित हो रहा होगा, और उन सब के परिप्रेक्ष्य में ही कुंडली को समझना पड़ेगा, तब हम गहरे उतर पाएंगे। अभी कख गघ की बात है, अभी बिल्कुल कुंडली उठा के भयभीत नहीं हो ना कि अष्टम में भी चंद्रमा आया तो हो सकता है कि कोई आध्यात्मिक विभूति हो आप, तो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।